नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ ज्योति। पहली बड़ी खबर अंबाला से है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की मशीनरी उन्होंने इस दौरान बताया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम विवेकानंद रॉक पर ध्यान के लिए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है वो ध्यान करके क्या करेगा। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का एक अवसर और है। तीसरी बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सरदार पटेल ई पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। वहीं चौथी बड़ी खबर अगर आपको बताएं तो ये करनाल से है, जहां पर बढ़ती गर्मी के कारण दूध उत्पादक में कमी देखने को मिली है। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली खबर अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दूसरी खबर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। वहीं तीसरी खबर ई लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है, जहां पर ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और बताया गया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें लोगों को सहूलियत इससे मिलने वाली है। वहीं चौथी खबर गर्मी को लेकर के है, जहां पर भीषण गर्मी का कहर इस कदर जारी है कि इस बढ़ती गर्मी से सीधे सीधे दुग्ध उत्पादन का जो कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने की मशीनरी बताया है और इसी के साथ ही उन्होंने आतिशी के बयान पर पलटवार किया। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करती है, अपना जो है उससे भी ठीक नहीं करते। पहले सारा दोषारोपण पंजाब पर लगाते थे, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। देखिए, 4 तारीख को जो होना है वो पहले ही दीवार पर लिखी हुई इबारत है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 और जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं नायब सैनी करनाल से, वो सीट भी जीतने जा रहे हैं। और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी भरकम बहुमत के साथ, क्योंकि जो 400 का नारा दिया था वो यूं ही नहीं दिया था, बहुत सारे चीजों को देख कर दिया गया था। और उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में भी डंके की चोट पर तीसरी बार भी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि सही आदमी जीते। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना भी यहां पर साधा। उन्होंने कहा कि पीएम विवेकानंद रॉक पर ध्यान के लिए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है वो ध्यान करके क्या करेगा। कपिल सिब्बल का कहना है कि विवेकानंद रॉक पर जाना पीएम मोदी के लिए सिर्फ एक और फोटो खिंचवाने का अवसर है। कपिल सिब्बल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, आई कम हियर इन 2 capacities, एक्चुअली इन 3 capacities. One, as a member of the legal profession and therefore a colleague of the member who is a candidate who is fighting the election. 2, in my capacity as a member of parliament. And 3, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country.
and therefore I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. तो कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था, मैं अक्सर टीवी देखता नहीं हूं, पर होटल में चले गए तो देखना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहां मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे, मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये विवेक की बात है। विवेक की बात है आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं, उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी कर लो। ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो। आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, कपिल सिब्बल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा प्रधानमंत्री पर हमला बोलना, और क्या कुछ पहले तो उन्होंने कहा, ये अपडेट दीजिए। देखिए ज्योति, अगर हम कपिल सिब्बल जो राज्यसभा मेंबर है उनकी बात करें तो अब देखिए हरियाणा के अंदर चुनाव हो चुके हैं और 7वें चरण के आखिरी चरण के जो है चुनाव बचे हुए हैं। तो उसी के चलते अब जो पंजाब, हरियाणा, नहीं माफ कीजिएगा, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में जो चुनाव बचे हुए हैं, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ को और बाकी राज्यों में, तो उसको लेकर कांग्रेस या जितनी राजनीतिक दल पार्टियां वो सभी पूरा जो है जोर लगा रही है और इसी के तहत कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा किया जाए या फिर कोई ऐसे आरोप लगाए जाए जिससे जो है जनता के बीच में उनकी बात जाए और किसी भी सूरत में वो जो है वो जो आखिरी चरण का जो चुनाव बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करें। क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की बात करें, तो दोनों ही जो है अपने अपने तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रचार करें। अगर हमें याद हो कि पहले 3 फेज के चुनाव होने के बाद जो है मंगलसूत्र और फिर अल्पसंख्यकों का जो ओबीसी का और आरक्षण छीनने जैसे मुद्दे उठे थे, तो वो एक स्ट्रेटेजी लेकर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब बस आखिरी में जो शनिवार को वोटिंग होनी है उसी को लेकर जो कहीं ना कहीं अपना जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब आखिरी चरण की वोटिंग चंडीगढ़ में भी होनी है, पंजाब में भी होनी है और पंजाब से लगते हिमाचल में भी होनी है। तो इसीलिए कपिल सिब्बल आज जो है वो एक पूर्व नियोजित तरीके से, जो एक शास्त्रीय तरीके से जो चंडीगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने जो प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि उनके आरोपों का जवाब जनता किस तरीके से देती है, उनका जो आरोप है या जो उनका मुद्दा जो उठाया गया है वो धरातल पर कितना पहुंचता है। जी ज्योति, निश्चित तौर पर। लेकिन ओपी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि कपिल सिब्बल जैसे नेता, इतने पढ़े लिखे, इतने जाने माने वकील, बड़े नामी गिनामी नेताओं में इनका नाम आता है, ये विवेक की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या ये बताता है कि विपक्ष के पास मुद्दा कुछ नहीं है? क्योंकि राजनीति तो मुद्दों पर ही होनी चाहिए ना। ये जो चुनाव है ये जनता उसी को तो चुनेगी जो उनके मुद्दों पर बात करेगा, उसी को चुनेगी जो उनके हितों पर बात करेगा। इस तरीके के व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगाना, इस तरीके के आरोप लगाना, क्या ये बताता है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है? देखिए ज्योति, हमारे लोकतंत्र में फैसला जो जनता करती है, लेकिन जिस तरीके से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप है कि वो चुनाव के बाद
विवेकानंद रोक के ऊपर जो कन्याकुमारी में है, जहाँ पर खुद जो स्वामी विवेकानंद ने ध्यान मगन किया था, तो उसके ऊपर जाकर वो ध्यान मगन करेंगे। उनको देश की कोई चिंता नहीं है और हिंदू मुस्लिम को लेकर जो भी कुछ बोला है कि आज मतलब एक सुनियोजित काम है। कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान पर इसको लेकर बाकायदा एक मंथन भी हुआ होगा कि किस तरीके से जो है इनको बीजेपी को टारगेट किया। क्योंकि अगर कपिल सिब्बल सीधे एकदम चंडीगढ़ आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद उठ के आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनको एक तैयारी के साथ, एक पार्टी की तैयारी के साथ एक मुद्दा बनाकर जो है वो उनको कहीं ना कहीं भेजा गया होगा और उसी का एक कह सकते हैं परिणाम है कि जिसके चलते ये जो है वो इस तरह के आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए। लेकिन फैसला लोकतंत्र में जनता ही करेगी। अगर हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में जब चुनाव प्रचार हुआ था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सिरसा में आए थे और बुलडोजर रैली तक जो कर डाली थी, तो सबके अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी एक प्लानिंग के हिसाब से जो है पूरा जोर लगा रहे हैं। क्योंकि अब आखिरी चरण है, 1 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद 4 को जो काउंटिंग होगी। तो ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां बस अपना आखिरी का दम भरकर जो बाकी बची हुई सभी सीटें हैं उनके ऊपर कब्जा करने की या उनको हासिल करने की एक कवायद में लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए जो है पूरा जोर शोर लगा रही हैं, चाहे किसी तरीके के आरोप लगाने पड़े, चाहे किसी भी तरीके के मुद्दे उठाने पड़े। ये जो 57-58 सीटें जो आपने बताया बची हुई हैं जिन पर 7वें चरण में मतदान होना है, तो इसी को लेकर के लगातार जो धुआंधार प्रचार हो रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ से कहे, चाहे बीजेपी की तरफ से कहे, चाहे अन्य पार्टियों की तरफ से कहे, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इन सीटों पर जनता उनकी बातों में आ जाए। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आज इस तरीके से माने कि प्रधानमंत्री अमित शाह के जो है वो हिमाचल और पंजाब के अभी भी दौरे बाकी हैं। क्योंकि शनिवार को जो है वो प्रचार, जो शनिवार को जो वोटिंग पड़ेगी और वीरवार को जो है मतदान बंद हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कल का आखिरी दिन एक बार जो है वो चुनाव का होना है। और अब जैसे जैसे आगे वार बढ़ेगी प्रचार बंद होने से पहले और इस तरह के और तीखे बयान भी सामने आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन पंजाब की जहां पर हम बात करते हैं ओपी, यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी का सीधे आम आदमी पार्टी के साथ है। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी तमाम तरीके के आरोप लगाती है। अभी हमने देखा था, इससे पहले दर्शकों को बताया था कि अनिल विज जो है पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने भी काफी सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था झूठ परोस रही है पार्टी बीजेपी, और वही बात सेम बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी झूठ परोस रही है। तो इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या लगता है पंजाब का रुख और किस तरीके की ओर इशारा करता है? देखिए ज्योति, अगर मैं पंजाब चुनाव के बारे में कहूं तो पंजाब की इस बार फिजाएं थोड़ी सी बदली हुई हैं और यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। और हरियाणा में जो भूमिका इनेलो या फिर जननायक जनता पार्टी की थी, वही भूमिका पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर जो वो 3 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो उनकी 2 सीटें आई थी तब उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछला विधानसभा और ये वर्तमान लोकसभा चुनाव में जो है वो अकाली गठबंधन उनके जो साथ नहीं है। अगर गठबंधन में उन्होंने 2 सीटें जीती थी और इस बार वो पंजाब की सभी 11 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के बड़े नेता जो है वो बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सबने इम्पोर्ट जो किए हुए हैं। अगर आज की बात देखें तो भारतीय जनता पार्टी होशियारपुर जहां से हंसराज हंस और पटियाला से जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी वो, और लुधियाना से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेर सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो शामिल होकर एक कड़ी चुनौती दे रही है। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शायद दूसरी पार्टियों का जीत हार का मार्जिन जो वो तय करेगी। और पिछली बार 2 सीटें आई थी, शायद इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 2 के बजाय 3 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार की अगर लोकसभा चुनाव की पंजाब में बात करें तो किसी भी पार्टी का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। भाजपा से किसान आंदोलन के दौरान गठबंधन तोड़ने के बाद श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन भी अब जो है टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं वोटर पक्षोपक्ष में है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सदस्य वो एक सहयोगी है, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग मिलकर जो है वो लड़ रही है। तो देखते हैं अभी कितना
जो है वो आखिरी चरण में कितना फायदा होगा। हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस आज जो है वहाँ एक सीट मंडी, जो कंगना रनौत के खिलाफ जो कांग्रेस ने अपने विक्रमादित्य जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं उनको मैदान में उतारा है, और बाकी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुरुक्षेत्र जिला स्थित पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत के साथ ही कपूर का स्वागत किया। और वहीं इस अवसर पर शत्रुजीत कपूर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के वाले विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर जो है इसका लाभ होगा। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ई लाइब्रेरी वर्तमान समय की मांग है। यहाँ उपलब्ध करवाई जाने वाली पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा इससे मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने इस पहल के माध्यम से बच्चों को अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण देने की कोशिश की है। कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है और बहुत अच्छी कलेक्शन बुक्स की है, और बहुत सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पे बुक्स हैं यहाँ पे, कुकरी पे भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए हमारा डीएवी स्कूल है यहाँ पर और कॉलोनी है, उन सब बच्चों के लिए ये एक यूथ एक्टिविटी का हब बनेगा और यहाँ पे बच्चे पढ़ के और तरक्की करें। और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण जहां आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं पशुओं पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते पारे के चलते दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं दुधारू पशु को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक जहां पंखे, कूलर और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं देसी नुस्खों को भी आजमाते हुए यहां पर पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए देखा जा रहा है। लगातार पशुपालक प्रयास कर रहे हैं। करनाल में डेयरी चलाने वाले पशुपालकों ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से उनके दूध उत्पादन में 30 से 40% की कमी आई है और उन्हें अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पशुओं पे इस टाइम ये गर्मी की बहुत तगड़ी मार है। अगर पशु को ना 1 घंटा भी बच्चे की तरह ना देखेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अब भी इतनी देख रेख करते करते भी 40% दूध घट चुका है जी। और आजकल चारा भी कम हो जाता है। अगर थोड़ी मक्की आती है उसमें गर्मी होती है, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमने तो अपना ये सैलेज मंगाया हुआ है। सैलेज डाल रहे हैं, सरसों की खल डाल रहे हैं, पंखे लगा के दिन में 3-3 बार नहाते हैं, तब थोड़ा बहुत इनका रोकथाम होती है। डंगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की तरह ये रखने पड़ते हैं। गर्मी तो ये बहुत है जी। गर्मी के चक्कर में तो डंगर बहुत परेशान हो जाता है। सारा दिन पंखा लगा रहते हैं, फिर 2-3 बार नहवाना धोवाना, देख रेख बहुत बढ़िया करना, और परेशानी ज़्यादा बढ़ेगा डंगरों का भी। हमें भी डंगर लेके समय से घास या वो बहुत डंगर गर्मी की वजह से खा भी नहीं रही। अभी दूध का भी प्रॉब्लम पड़ गया है, 3-4 टाइम नहवाना होता है, देख रेख में ज़्यादा ये भी परेशानी है जी। दूध में भी कमी आ रही है जी। हाँ जी, जो दूध 14-15 किलो आ गई 10 किलो पे, 8 किलो पे आ गई गर्मी की वजह से। बहुत देखभाल करते हैं जी। गर्मी के मौसम को देखते हुए जैसे प्रकोप है, अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। पशुओं को एक तो हम एक छायादार जगह पे रखें और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को, और धूप में जाने से बचाया जाए उनको। और अंदर भी जब हम बांधते हैं तो एक ह्यूमिडिटी से बचाया जाए, इसको हम घोट भी बोलते हैं हम, उस घोट से बचाया जाए। और डायरेक्ट लू से और धूप से बचाया जाना पशुओं को जरूरी है। दूसरा, यहाँ चारे का जो उनका टाइम है ठंडे मौसम में देने का कोशिश करें, गर्म मौसम में ना दें उनको। और चारा थोड़ा सा हल्का दिया जाए ताकि पचाने में उनको असुविधा ना हो कोई, क्योंकि इस वक्त चारा भी पका हुआ है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, गर्मी से लोग हाल बेहाल है और ऐसे में पशुओं पर इसका असर देखना, दुग्ध पालन में इसका असर देखना, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से पशुपालक अभी आपने लाइव देखा है, लाइव सुना भी है, और जिस तरीके से लगातार जो पशुपालक जो पशुओं की जो है सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अलग अलग तरीके से जो है उन्होंने जो है कैंपेनिंग चला रखी है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो पशुपालक हैं वो अलग अलग तरीके से अपने पशुओं को बचाने में लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे पंखों की बात की जाए, कूलर की बात की जाए, या फिर अलग से फाउंटेन की बात की जाए, उस तरीके के जो है पशुओं को बचाने का लगातार जो है पशुपालक जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो अधिकारीगण है वो भी इस विषय पर गहन मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पशुपालकों को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। जो पशुपालक हैं, जो अपने पशुओं की कहीं ना कहीं अपने लंबे समय तक जो है पशुपालक जिन्होंने पशुपालन किया हुआ है, उनके लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइंस भी जारी की है, क्योंकि लगातार जो मौसम के अंदर परिवर्तन है, काफी गर्मी फिलहाल देखी जा रही है। करीब 43 से 46 डिग्री जो टेम्परेचर फिलहाल करनाल के अंदर देखा जा रहा है, और ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं पशुओं के लिए जो दूध उत्पादक जो है, जो पशु है, उनका जो दूध है वो कहीं ना कहीं 30 से 40% जो घट चुका है। और ऐसे में लगातार जो अधिकारी हैं उनको सलाह दी जा रही है, चाहे उनको फीड की बात की जाए या फिर अन्य जो है सुविधाओं की बात की जाए, उस तमाम ऐसी एक्टिविटी को लेकर जो है अधिकारी जो है पशुपालकों को जो है जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पशुपालकों ने ऊपर टीन सेट लगाए हुए हैं और टीन से तो गर्मी और ज्यादा लगती है, भले ही पंखा चला दिया हो, लेकिन इससे और ज्यादा दिक्कतें पशुओं को आती होंगी मुझे लगता है। क्या पशुपालन विभाग की तरफ से किसी तरीके की कोई गाइडलाइन, किसी तरीके का कोई मदद उन्हें दी जा रही है, या फिर किसी तरीके के कोई निर्देश दिए जा रहे हो कि इस तरीके से ख्याल इस दौरान रखा जाए पशुओं का? हाँ बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पशुपालक जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है पशुपालकों के जो है बिल्कुल टच में है, और ऐसे में क्योंकि जो भी सलाह जो अधिकारी जो है दे रहे हैं, तो वो पशुपालक उस पर निर्भर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारियों ने उनके संज्ञान में चीजें डाली हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंखे की व्यवस्था की जाए, फाउंटेन की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे में लगातार जो अधिकारी जो है, डॉक्टर है, वो टच में जरूर है, ताकि जो भीषण गर्मी से जो है पशुओं को बचाया जा सके। और खाने को लेकर के क्या कुछ पशुओं को निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमने देखा है लक्ष्य की वो जो खाना बचा हुआ जूठन दे देते हैं, तो ऐसे में किस तरीके के पोषण को उन पे खास तौर पर कहा गया है कि इस तरीके की चीजें खिलाई जाए, चाहे घासी है किस वैरायटी की खिलाई जाए, किस वैरायटी का भूसा खिलाया जाए, इस तरीके की कोई निर्देश अगर हो तो? ज्योति, जिस तरीके से जो अधिकारी जो है इस समय जो पशुपालकों को जो है जानकारी दे रहे हैं, वो हरे चारे के लिए दे रहे हैं। ऐसे में जो पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाए, या फिर उनको ठंडे माहौल में जो पशुओं को रखा जाए, इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो अधिकारी समय देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि लंबे समय से क्योंकि भीषण गर्मी का सामना जरूर करना पड़े, चाहे आमजन की बात की जाए या पशुओं की बात की जाए, फसलों की बात की जाए, तमाम इन चीजों पर जो है गर्मी का जो है प्रकोप है वो डलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इस चीज को लेकर के मुझे लगता है थोड़ा सा पशुपालकों को भी धैर्य रखने की बात है, क्योंकि गर्मी में इतना परिवर्तन है, और आदमियों की अगर बात करें तो लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो रही हैं और लूज मोशंस हो रहे हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों में बीमारियां होती है। तो ऐसे में अगर दुग्ध उत्पादन जो है प्रभावित हो भी रहा है, तो इसको थोड़ा सा सामान्य समझना चाहिए, क्योंकि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो तमाम तरीके की बीमारियां आती है, हर क्षेत्र उससे प्रभावित होता है। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से क्योंकि आमजन पर भी ऐसी कहीं ना कहीं समय बीमारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पशुपालक विभाग हो, तमाम जो विभाग है इस समय अलर्ट मोड पर जरूर है। देखा जा रहा है क्योंकि काफी जो भीषण गर्मी इस समय देखने को बन पा रही है, और ऐसे में अलग अलग जो संस्थान है, विभाग है, वो अपनी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों तक जागरूक के लिए जो है चाहे प्रेस के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से लगातार एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा भी जा रहा है क्योंकि जो पशुपालक है वो खुद ही सलाह लेने के लिए जो अधिकारी के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सभी पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से वो ख्याल रख रहे हैं वो थोड़े समय तक उन्हें और रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी जल्दी अभी सामान्य होने वाली नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।